फिजिक्स केडीजी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान के लिए अनसॉल्व सीरीज चल रही थी, जिसमें 3 अनसॉल्व कंप्लीट हो चुके थे, चौथे अनसॉल्व को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के अगले पार्ट को देखते हैं जाकर। प्रश्न संख्या 5 घ। किसी धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग तथा गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। यानी इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा गतिशीलता को परिभाषित करना है। आगे एक सवाल दिया है, एक चालक क्षण की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। तो एल बराबर दिया है 1 मीटर, जिसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है? 4 वोल्ट। विभवांतर बी बराबर कितना दिया है? 4 वोल्ट। चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व 5 × 10⁻24 मीटर की घात -3। मीटर की घात -3 का मतलब क्या है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, यानी स्मॉल n दिया गया है, जिसकी प्रतिरोधकता कितनी है? 50 × 10⁻8 ओम मीटर, यानी ये रोह का मान दिया गया है। धातु में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग की गणना कीजिए, यानी BD बराबर है क्वेश्चन मार्क। ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अनुगमन वेग और गतिशीलता को समझते हैं। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह न्यूनतम नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है जाकर। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के अंदर, उनको चालक की लंबाई के अनुदिश नियत वेग से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है। तो वही वेग न्यूनतम वेग होता है, क्या कहलाता है? अनुगमन वेग। गतिशीलता देखते हैं। एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया गया अनुगमन वेग, यानी जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहे? एकांक रहे, तब जो अनुगमन वेग होगा जाके वही किसी आवेशवाहक की क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। गतिशीलता बराबर होता है BD/E। देखिए E डिवाइड में है जाकर, और E है क्या? विद्युत क्षेत्र जाकर। तो अगर इसको एकांक कर दें तो म्यू बराबर BD हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग उस आवेश वाहक की क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है जाकर। अब BD म्यू बराबर होता है BD/E और बराबर होता है J/NE। तो ये म्यू के 2 सूत्र हैं जाकर। आंकिक को देखते हैं। L बराबर 1 मीटर दिया था, B बराबर 4 वोल्ट दिया था। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व जो दिया था 5 × N बराबर 5 × 10⁻24 मीटर की घात -3 दिया था। प्रतिरोधकता यानी रो बराबर दिया था 50 × 10⁻8 ओम मीटर दिया था। BD यानी अनुगमन वेग पूछा गया था, क्वेश्चन मार्क लगा लिए। प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध में निम्न संबंध होता है। तो R बराबर हो जाएगा रो L/A जाकर। B बराबर होता है IR। यहां से जो R वाला मान है इसमें उठा के रख देंगे ओम के नियम में जाकर, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ R की जगह हो जाएगा रो, ये हो जाएगा L/A जाकर। यहां से I का मान निकाल लेंगे, तो I बराबर हो जाएगा BA/में रो L जाकर। एक अनुगमन वेग वाला सूत्र होता है जाकर I बराबर NEA/BD। I बराबर NEA/BD। तो यहां पर ये I का मान उठाकर रख देंगे जाकर। जब मान रख देंगे तो हो जाएगा BA/में रो L बराबर NEA/BD। A से A कट जाएगा, A से A कट जाएगा। BD का मान निकालना, तो NE कहाँ चला जाएगा? भाग में जाकर। तो हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा B/में NE रो L जाकर। सभी के मान लगाएंगे तो आ जाएगा 1000/100 जाकर है। 2 0 2 0 कट जाएंगे, तो BD बराबर बचेगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इतना अनुगमन वेग चाहिए होगा। अथवा वाला इसका क्वेश्चन देखते हैं। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौहचुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। यानी तीनों प्रकार के पदार्थों में हमको अंतर ज्ञात करना है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाकर, कई बार रिवाइज हो चुका है क्वेश्चन ये।
तो देखते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, प्रचुंबकीय पदार्थ है, लौहचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मामूली से चुंबकित होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हल्के से चुंबकित होंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रचुंबकीय पदार्थ विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होंगे, और लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ लगभग सेम है। इसमें चुंबक की कम प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसमें ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की प्रॉपर्टी पाई जाती है, बस इतना डिफरेंस है जाकर। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र हटा देने से इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है। किसका समाप्त हो जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ का। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का भी समाप्त हो जाता है जाकर, इसका भी, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। अनुचुंबकीय में इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी जो काई एम होता है एक से कुछ अधिक होती है, यानी काई एम का मान क्या होता है? एक से अधिक होता है। किसके लिए? अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। तो अगर लौह चुंबकीय पदार्थ में जाएंगे तो इनका मान एक से और ज्यादा अधिक होगा जाके। तो देखिए, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से बहुत ज्यादा अधिक होती है जाकर। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा? एक से छोटा होगा या कम होगा। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कुछ कम होती है जाकर। ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? PTAl यानी प्लेटिनम और एल्यूमिनियम है। ये कैसे पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या है? अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मामूली से चुंबकित हो जाएंगे जाकर। प्रतिचुंबकीय पदार्थ देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है Ag और Au, यानी अगर इन दोनों पदार्थों को रख देंगे चुंबकीय क्षेत्र में तो ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाएंगे जाकर। और लौह चुंबकीय पदार्थ के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेनिको याद रखेंगे। फेनिको, फे मतलब Fe, नी मतलब Ni, को मतलब CO जाकर, यानी कोबाल्ट जाकर। तो ये तीनों उदाहरण है जाकर लौह चुंबकीय पदार्थ के जाकर। प्रश्न संख्या 5 डा देखते हैं। उपर्युक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण के लिए बनापान बी प्लस बनापान में यू बराबर में बनापान एफ को व्युत्पन्न कीजिए। यानी हमको अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की सहायता से UBF में संबंध स्थापित करना है जाकर। देखते हैं, माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण है और O एक वस्तु है। जब यहां से प्रकाश किरण चलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण यहीं से चलेगी, वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। जो वक्रता केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए वापस उसी मार्ग पर लौट आती है जाकर। तो ये दोनों प्रकाश किरणें I पर प्रतिबिंब बनाएंगी जाकर। ये फोकस F है, यहाँ पर वक्रता केंद्र C को लिख दिए हैं। यहाँ A से एक लंब डाले हैं तो लंब का पाद जो है वो कहाँ पर है? N पर है जाकर, और ये ध्रुव P है जाकर है। देखते हैं, माना M1 M2 अवतल दर्पण का द्वारक है, O एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब I है। अब दूरियों को देख लेते हैं। देखिएगा, अगर दर्पण से बाईं ओर की तरफ हम चल रहे हैं जाकर तो सभी दूरियां माइनस में होंगी जाकर। ठीक। और एक चीज ध्यान रखना है कि दर्पण में जो भी दूरी नापी जाती है वो दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती है, यानी जहां चलना है वहां के लिए हमको दर्पण के ध्रुव से ही चलना पड़ेगा जाके। तो सबसे पहले देखते हैं PO का मतलब P है पोल और O है ऑब्जेक्ट, यानी दर्पण का ध्रुव और वस्तु की दूरी। तो चलना कहां से है? P से O की ओर। जब इधर चलेंगे तो बाईं ओर चल रहे हैं, तो बाईं ओर चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। और O क्या है? वस्तु है। वस्तु को दूरी किससे लिखते हैं? U से, तो ये लिख दिए -U जाकर। ठीक। फिर आता है C जाकर, तो P से लेकर C तक की दूरी, यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी। देखिए, यहां से फिर इसमें बाईं ओर चल रहे हैं उल्टी दिशा में पीछे की ओर जाकर, तो माइनस रहेगा, -R हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं। अब आता है PI मतलब क्या? इमेज, यानी प्रतिबिंब की दूरी को B से लिखते हैं, लेकिन कहा किस में लिखी जाएगी? माइनस में, -B हो गया। यहां से आएंगे PF यानी फोकस दूरी भी माइनस में लिखते हैं तो माइनस का F हो जाएगा।
आप देखते हैं त्रिभुज ओ ओ डैश तथा सी आई आई डैश समकोणिक त्रिभुज हैं। समकोणिक त्रिभुज का मतलब समान कोण वाले त्रिभुज हैं जाके। तो देखिए ओ ओ डैश सी, ओ ओ डैश सी, और फिर अगला त्रिभुज है सी आई आई डैश, सी आई आई डैश। देखेंगे जितना ये कोण है उतना ये वाला कोण होगा। ये वाला कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री कोण है। जब ये दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा जाकर, यानी ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समकोणिक त्रिभुज हैं जाकर। अब इनमें लगाते हैं समकोणिक हो या समरूप हो, बातें की है जाकर। तो अब इनमें प्रमेय लगाते हैं। देखिए ओ ओ डैश, ओ ओ डैश, फिर इसके नीचे क्या जाएगा? आई आई डैश। देखिए ओ ओ डैश आई आई डैश हो गया है। फिर आगे सी ओ, ये वाली भुजा, तो इसी के समान दूसरे वाली त्रिभुज की भुजा यानी सी आई, यानी सी आई समीकरण नंबर 1 डाल दिया है इसको। ऐसे अब त्रिभुज क्या लेंगे? आई आई डैश एफ जाकर और फिर ए एफ एन जाकर, इनको इनमें भी यही प्रमेय लगाएंगे। देखिए त्रिभुज आई आई डैश एफ तथा ए एन एफ भी समकोणिक त्रिभुज हैं जाकर। तो उसमें लगाएंगे तो बड़े त्रिभुज के लिए ए एन हो जाएगा और छोटे के लिए आई आई डैश हो जाएगा, बराबर एन एफ अपान में आई एफ हो जाएगा जाकर। एन एफ अपान में आई एफ हो जाएगा। अब एक बार चित्र को देखते हैं। देखेंगे कि ये वाली रेखा बिल्कुल समांतर है जाकर। तो जितनी लंबाई ओ ओ डैश की होगी जाकर लंबाई, उतनी लंबाई ए एन की भी तो होगी जाकर। तो ये दोनों बराबर लंबाई के हैं। तो ए एन बराबर हो जाएगा ओ ओ डैश जाकर। तो ए एन बराबर हो जाएगा ओ ओ डैश डिवाइड में आई आई डैश, बराबर में हो जाएगा एन एफ अपान में आई एफ, समीकरण नंबर 2 जाकर है। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 में LHS समान है जाकर। LHS क्या है जाकर? समान है जाकर। तो RHS भी समान होगी, RHS भी हम समान कर देंगे। LHS समान थी, RHS समान कर दिए तो हो जाएगा CO अपान में CI बराबर ENF अपान में IF जाकर है। यदि द्वारक छोटा हो, अब द्वारक अगर छोटा होता, अगर ये द्वारक छोटा होता तो ये एन वाला बिंदु कहां पर लगभग पहुंच जाता? इस पी वाले की जगह पर पहुंच जाता। इसका मतलब क्या है? जो एफ एन था वो लगभग में बराबर किसके हो जाता? एफ पी या पी एफ के बराबर हो जाता जाकर। यानी ये वाली दूरी तो इस वाली दूरी बराबर हो जाती। अगर ये छोटा होता तो ये एन बिंदु कहां पर होता? लगभग पी की जगह पर होता। तो एफ एन बराबर क्या हो जाता? एफ पी हो जाता जाकर। तो ये CO रहा, ये CI रहा, और ENF की जगह हम क्या रख दिए हैं? PF जाकर। तो PF हो गया, ये IF हो गया है। ठीक, अब सभी दूरियों को लगा देते हैं। अब जैसे CO दूरी तो हमको दी नहीं गई है जाकर। एक बार देख लेते हैं चित्र को, एक बार चित्र देख लेते हैं। जैसे CO, ये वाली हमको दूरी नहीं पता, लेकिन O से लेकर P की दूरी पता है, C से लेकर P की दूरी पता है। तो अगर O से लेकर P तक की दूरी में से C से लेकर ये वाली दूरी घटा दें तो ये वाली दूरी मिल जाएगी हमको माइनस में जाकर। तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे जाकर? PO माइनस का PC, यानी इस बड़ी वाली दूरी में से घटा दिए तो हमको ये OC मिल जाएगा। तो OC हम क्या लिख देंगे? PO माइनस का PC, PO माइनस का PC लिख दिए हैं। अगला है CI, तो ये C है और ये है I जाकर है। तो देखते हैं, ये C है, ये I है जाकर। तो C से लेकर P तक की दूरी हमको पता है और I से P तक की दूरी पता है। तो इस बड़ी वाली दूरी में से अगर IP घटा दें तो हमको CI मिल जाएगा जाकर। तो हो जाएगा जाकर PC माइनस का PI, ये किसका मान हो जाएगा? CI का जाकर। तो देखिए PC माइनस का PI हो जाएगा। PF था, ऐसा ही रहेगा क्योंकि उसका मान हमको पता है। IF में भी यही करना है जाकर कि PI माइनस का PF कर देंगे जाकर। अब सभी के चिन्ह सहित मान रख देंगे जैसा कि हमने तभी लिखे थे चिन्ह सहित मान। तो PO यानी ऑब्जेक्ट तक की दूरी थी माइनस का U, PC जो थी वो वक्रता त्रिज्या थी, वो माइनस R थी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां भी PC माइनस R हो गया,
पी आई मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो ये माइनस बी थी तो माइनस माइनस प्लस का बी हो जाएगा, पी एफ ये माइनस का एफ हो जाएगा, पी आई ये माइनस का बी हो जाएगा, यहाँ भी पी एफ क्या है माइनस का एफ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जाकर। अब आर बराबर होता है 2f, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। तो जहां जहां आर रखा है वहां क्या रख देंगे 2f, तो आर की जगह पे 2f, आर की जगह पे 2f, बाकी सब ऐसा ही रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, इसकी इधर गुणा कर लिए, इसकी इधर गुणा कर लिए, तो ये वाला हमको लाइन प्राप्त हो जाएगा जाकर। अब इसमें देखते हैं जाकर, देखिए 2f स्क्वायर यहाँ भी प्लस में, 2f स्क्वायर यहाँ भी प्लस में, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे जाकर। माइनस का 2f भी यहाँ भी है, अब यहाँ माइनस का f भी है, तो एक f भी इससे कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का f भी बराबर में 0। फिर इस पूरी समीकरण को हम ubf से भाग दे देंगे। जब ubf से भाग दे देंगे तो यहां से ub कट जाएगा, तो क्या बचेगा f, यहां से क्या कट बचेगा केवल b, यहां से क्या बचेगा u बराबर में 0 हो गया है। ये दोनों टर्म माइनस में है, जब इधर लाएंगे तो किस में हो जाएंगे प्लस में, तो 1/b प्लस में 1/, में u बचेगा, तो सीधा करके लिख देंगे, तो 1/b प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 1/, में f जाकर। यही अवतल दर्पण के लिए ubf में संबंध है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखिए तथा इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझाइए। यानी सबसे पहले हमको हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखना है और बाद में द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर ही अपवर्तन के नियमों को समझाना है। यानी अपवर्तन का जो पहला नियम है उसको सिद्ध करना है, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको सिद्ध करना है। तो देखते हैं, हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक तरंग सिद्धांत दिया जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि निम्न प्रकार है। नंबर 1, जब तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, जब तरंग स्रोत होता है उससे जब तरंगे निकलती हैं तरंग स्रोत से तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अब उसी माध्यम में कोई अगर ऐसा पृष्ठ हमको मिल जाए जिस पर जितने भी कण उस पृष्ठ में फंस रहे हों वो कंपन की समान कला में होते हैं, तो ऐसा पृष्ठ कहलाता है तरंगाग्र जाकर। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जाके। देखिए वो तरंग स्रोत था, सामान्य तरंग स्रोत था, वहां से जो तरंगे निकल रही थी वो सामान्य तरंगे थी जाकर, लेकिन जो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण है वो जब स्रोत का कार्य करेगा वहां से जो तरंगे निकलेंगी उनको कहेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं, यानी सेकेंडरी वेवलेट्स। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं जाकर। आगे अगला नंबर, यदि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचें तो यह किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा जाकर, या तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा जाकर। अब देखते हैं अपवर्तन की व्याख्या। तो पहले चित्र को अच्छे से समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। z एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। सबसे पहले तरंगाग्र का सिरा A पृष्ठ पर आपतित होता है जाकर। जब ये आपतित हो जाएगा तो उस समय t समय कितना रहा, t बराबर 0 रहा जाकर। अब क्या होगा, ये तरंगाग्र आगे बढ़ेगा तो यहां से देखिएगा, जब यहां पर ये आपतित हो रहा है जाके तरंगाग्र है, तरंगाग्र पर जो स्थित कण होंगे वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, अब उनसे क्या निकलेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। तो जैसे ही ये बे बिंदु पर टकराएगा यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं दूसरे माध्यम में चलना शुरू कर देंगी जाकर। बी बिंदु भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा। माना बी बिंदु ए बिंदु तक, ए डैश बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लेता है, टी समय लेता है।
तो बी ए डैश बराबर हो जाएगा B1T। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय होता है, और पहले माध्यम में चाल कितनी है, B1 है जाके, तो B1 इंटू में T हो जाएगा जाकर। अब जितने समय में ये बी ए डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में ए है वो बी डैश पर पहुंच जाता है। यानी इसके लिए अगर हम सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा ए बी डैश बराबर हो जाएगा B2T। दूसरे माध्यम में चाल कितनी है, B2 है, पहले माध्यम में चाल कितनी है, B1 है जाकर, यहां तक हो जाएगा जाकर। फिर क्या करेंगे, जब यहां बी डैश पर पहुंच जाएगा, प्रकार लेंगे, उससे एक चाप लगा लेंगे इतनी त्रिज्या का, ए बी डैश त्रिज्या का, और यहां से इसको मिला देंगे जाकर। अब बी डैश ए डैश ये अपवर्तन से बनने वाला तरंगाग्र है, तो इसको अपवर्तित तरंगाग्र कहेंगे जाकर हम लोग। फिर क्या करेंगे, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, दूसरी बार ये वाला त्रिभुज लेंगे जाकर। जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तब साइन की निष्पत्ति होगी साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण जाकर, बराबर लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब होती यानी बी ए डैश, तो यहां लिख देंगे बी ए डैश जाकर। कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ए डैश डिवाइड में आ जाएगा ए डैश। ये ऊपर वाले त्रिभुज के लिए हो गया। साइन आर के लिए लिखेंगे जाके, तो साइन आर बराबर भी लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब, यानी ए बी डैश, तो ए बी डैश हो गया है, नीचे ए डैश हो जाए, ए डैश हो गया है जाकर इतना। माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है जिनमें तरंगों की चाल क्रमशः B1 और B2, यानी पहले माध्यम में B1 चाल है और दूसरे माध्यम में चाल कितनी है, V2 है। माना एक समतल तरंगाग्र AB पहले माध्यम में तिरछा आपतित होता है, पहले माध्यम में तिरछा आपतित हो रहा है, तथा T बराबर 0 पर यह अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश के ए बिंदु को स्पर्श करता है तथा तरंगाग्र के सिरे B को ए डैश तक पहुंचने में T समय लगता है, तो बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, B1T, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है ए व ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता है। अब जब टकराएगा तो हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं जो पहले माध्यम में B1 चाल से और दूसरे माध्यम में B2 चाल से आगे बढ़ती हैं। यानी ए डैश के बीच से क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगाएं जो पहले माध्यम में B1 चाल से चलेंगी और दूसरे माध्यम में B2 चाल से आगे बढ़ेंगी। जितने समय में बी ए डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में द्वितीयक तरंगाएं ए से निकलकर बी डैश पर पहुंच जाती हैं दूसरे माध्यम में, तो ए बी डैश बराबर हो जाएगा B2T, समीकरण नंबर 2। ये सब समझा चुके हैं। ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं। ए डैश बी डैश द्वितीयक तरंगाओं को स्पर्श करता है, अतः ए डैश बी डैश कैसा होगा, अपवर्तित तरंगाग्र होगा, क्योंकि ये अपवर्तन से जो द्वितीयक तरंगाएं उत्पन्न हुई थी उनसे मिलकर ये बना है जाकर। समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश लेते हैं। साइन आई बराबर बताए थे लंब बटे कर्ण होता है, लंब बी ए डैश है, कर्ण कितना ए डैश है जाकर। इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश में भी लिए थे, बताए थे साइन आर बराबर होता है ए बी डैश अपान में ए डैश जाकर। अब साइन आई अपान में साइन आर करेंगे, तो साइन आई अपान में साइन आर करेंगे बराबर हो जाएगा बी ए डैश अपान में ए डैश जाकर, यहाँ पर ए बी डैश अपान में ए डैश जाकर, तो ए डैश दोनों जगह से कट जाएगा तो बचेगा साइन आई अपान में साइन आर बराबर में बी ए डैश अपान में ए बी डैश। अब बी ए डैश का मान कितना था, B1T, ए बी डैश का मान कितना है, B2T, तो T से T कट जाएगा, B1 अपान में B2 बचेगा। अब B1 अपान में B2 जो है जाकर वो बराबर होता है N2 अपान में N1। कैसे होता है, N बराबर होता है C अपान में B, तो यहां से अगर B का मान निकालें तो C अपान में N आ जाएगा। यानी अगर ये B1 है जाकर तो ये N1 भाग में रहेगा, तो देखिए B1 यहाँ पर अंश में है तो N1 यहाँ पर किस में, हर में है। यहाँ B2 है तो यहाँ N2 चला जाएगा, और N2 अपान में N1 इसको क्या कहते हैं, N कहते हैं। अब N लिखा जाएगा 1N2, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। और N है क्या, अपवर्तनांक जो कि किसी माध्यम के लिए फिक्स होता है।
तो n बराबर हो जाएगा नियतांक, तो साइन आई अपान में साइन आर बराबर क्या हो जाएगा n। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। जाकर आगे देखते हैं, आपतित तरंगाग्र ए बी अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। जाकर इस प्रकार अपवर्तन के दोनों नियम की व्याख्या हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत से हो जाती है।